So we are doing structure of atom, or structure of atom starts with मॉडल्स ऑफ एटम। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम में व्हाट डू वी स्टडी? मॉडल्स ऑफ एटम। मॉडल्स ऑफ एटम का मतलब है कि एटम के अंदर क्या क्या है और कैसे वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबसे पहले मॉडल था थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, राइट। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम क्या कहता था कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। देखो एटम है क्या? एटम हम पहले पढ़ चुके हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल में। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज केपेबल ऑफ टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन। मैटर का वो छोटा पार्ट जो रिएक्शन में पार्ट लेता है, दैट इज कॉल्ड एटम। पर इट इज नॉट इंडिविजिबल। जैसे किसने बोला था? डाल्टन ने बोला था कि मैटर और टूट नहीं सकता, बट ऐसा सच नहीं है। मैटर के आगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, और इवन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर आल्सो मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, जो हमारे कोर्स में नहीं है, क्वार्क्स, ठीक है। तो पॉइंट बीइंग दिस कि एटम सबसे इंडिविजिबल पार्ट तो नहीं है, बट ये स्मॉलेस्ट मैटर का वो पार्टिकल है जो कि रिएक्शन में पार्ट लेता है, दैट यूजुअली टेक्स पार्ट इन अ रिएक्शन, ठीक है। और अब पॉइंट इज दिस, एटम ओवरऑल आर न्यूट्रल। एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नहीं तो ये जो वुड है, ये प्लास्टिक है, ये आयरन, कोई भी चीज है, उस पर चार्ज होता तो वो चिपकता, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यू नो ऑल द थिंग्स अराउंड यू आर न्यूट्रल। वो तभी चार्ज होते हैं व्हेन यू रब देम, तो वो चार्ज हो जाते हैं, या फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स निकाले जाएं तो वो चार्ज हो जाते हैं। तो दैट मीन्स पहली बात, उस समय पे भी ये बात सबको पता थी कि जो एटम है वो न्यूट्रल है। अब वो एटम न्यूट्रल कैसे है? तो क्योंकि और छोटे छोटे पार्टिकल्स तो न्यूट्रल नहीं है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल नहीं है, प्रोटॉन न्यूट्रल नहीं है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। पर पॉइंट इज दिस कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो डिस्कवर होने लगे थे, वो कैसे इस मॉडल में फिट होंगे टू मेक द एटम ओवरऑल न्यूट्रल। ये वाली बात समझ में आई। तो इसकी न्यूट्रलिटी की बात को समझाते हुए थॉमसन ने एक मॉडल पुट फॉरवर्ड किया, एंड ही सेड कि लिखना ये सब चीजें कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड in a positively charged sphere called just like seeds in watermelon or raisin in the pudding। तो इस थ्योरी के हिसाब से हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा एटम है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर की तरह है, ठीक है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा स्फीयर जो है पॉजिटिवली चार्ज है। ये पूरा स्फीयर कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम बात करें, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं, जो कि जस्ट लाइक सीड्स इन अ वाटरमेलन। तो पॉइंट इज दिस, सेम साइज के होंगे वैसे तो, पर पॉइंट इज दिस कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये वाला मॉडल समझ आया सबको? यस और नो? यस। पर ये मॉडल फेल क्यों हुआ? इस मॉडल को हम आज क्यों नहीं अप्लाई करते? क्योंकि थॉमसन का एक स्टूडेंट था रदरफोर्ड, मतलब उससे पढ़ा हुआ था। तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया और उस एक्सपेरिमेंट में ये फेल हो गया। तो पॉइंट इज दिस, इसका एडवांटेज क्या है इस मॉडल का? कि एक्सप्लेन्स द न्यूट्रलिटी। जो चीज हम समझाना चाह रहे थे कि एटम्स न्यूट्रल क्यों हैं, वो ये मॉडल एक्सप्लेन आसानी से कर देता है। बट फेल क्यों हो गया? डिसएडवांटेज क्या है? could not explain Rutherford's model. Could not explain Rutherford's model. Rutherford's experiment. थोड़ा लेट करूं क्या नेक्स्ट क्लास कल वाली? क्योंकि बच्चे आज पूरे आए नहीं, नींद आती है, ठीक है।
तो 11:30 कर देंगे। 11:30 चलेगा? कल थोड़ी लंबी क्लास कर लूंगा शायद, देखते हैं। और माई वेडनेसडे फ्राइडे को टेस्ट होंगे, जो चैप्टर में अभी वन शॉट में करा रहा हूँ उन्हीं के, ठीक है? हाँ, नहीं छुट्टी नहीं कर रहा, मैं टेस्ट कर रहा हूँ। मिटा दूं? तो एक तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टेस्ट होने वाला है, ठीक है, और जो चैप्टर मैं कल रिवाइज कराऊंगा उसका भी, ठीक है? मिटा दें इसे, ठीक है? ऑल राइट, लंबी क्लास होगी ना कल, थोड़ी सी 1.5 आवर हो जाएगी। नेक्स्ट 1.5। अरे देखो, सेकंड इज रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल बेस्ड था रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट पे। तो पहले हम रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को समझते हैं और फिर हम समझते हैं कि रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट में क्या किया? एक अल्फा रेज का इस्तेमाल किया। अल्फा रेज होती है हीलियम 2+ आयन। ये पॉजिटिवली चार्ज है और इसका मास भी होता है। तो इसको उसने किस पे अप्लाई किया? ही पास्ड इट ऑन अ गोल्ड फॉइल। किस पे पास कराया? गोल्ड फॉइल। तो गोल्ड फॉइल क्यों यूज किया, ये भी पूछते हैं, क्योंकि गोल्ड इज मोस्ट मैलिएबल। मैलिएबल माने बहुत पतली पतली शीट्स गोल्ड की बन सकती हैं, जितनी और किसी मेटल की नहीं बन सकती। तो इट शुड बी फ्यू एटम्स थिक, सो दैट अल्फा पार्टिकल एटम पे जाके थिक क्या करे? हिट करे। तो हमारे पास यहाँ पे एटम्स हैं, ये गोल्ड के एटम्स हैं। इन गोल्ड के एटम्स पर जाकर हमारा अल्फा रेस हिट करे, ये सोचा उसने। किसने? रदरफोर्ड। वो हिट करा, उसके आगे उसने एक शीट, एक वो लगा दिया। क्या लगा दिया? डिटेक्टर। डिटेक्टर में क्या लगा होता है? एक कोटिंग लगी होती है फ्लोरोसेंट मटेरियल या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल दैट ग्लोज व्हेन एनी पार्टिकल हिट्स इट। ओके, ग्लोज व्हेन पार्टिकल हिट्स इट। और इसके अंदर उसने कौन सा मटेरियल यूज किया? जिंक सल्फाइड। कौन सा मटेरियल यूज किया? जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। इट्स लाइक एक गीला पेंट है, और गीला पेंट है और तुम फुटबॉल खेल रहे हो, तो तुम जैसे फुटबॉल दीवार पे जहां पे मारोगे वहां पे जाके उसका निशान हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? लग जाएगा। तो ये गीला पेंट की तरह है, और जैसे ही अल्फा रेस इधर से हिट होके आएंगी, वो जहां पे भी हिट करेंगी वहां पे एक परमानेंट मार्क बन जाएगा। ठीक है, ये वाली बात समझ आई फॉस्फोरेसेंट मटेरियल का क्या यूज था। तो अब जैसे ही अल्फा रेज उसने देखा, तो ज्यादातर अल्फा रेज जो है ना ऐसे नहीं जाती थी, वो स्ट्रेट चली जाती थी। मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज यूज्ड टू पास स्ट्रेट। वो जहां से भी डालता था उसके बिल्कुल सामने निशान मिलता था। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पास स्ट्रेट। तो ऑब्जर्वेशन इसकी ये थी कि इसने देखा कि ज्यादातर अल्फा रेज जो है डिफ्लेक्ट होते ही नहीं। मोस्ट अल्फा रेज पास्ड स्ट्रेट। तो इसका क्या कंक्लूजन निकलता है? कि इसका एक इन्फरेंस ये निकलता है कि जो थॉमसन बोल रहा है वो बिल्कुल गलत है। अगर अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज हैं और एटम्स भी पॉजिटिवली चार्ज हैं, जो थॉमसन ने बोला था, तो वो उससे रिपेल हो जाना चाहिए था। क्या हो जाना चाहिए था? रिपेल। अगर वो रिपेल होता तो वो ऐसे डिफ्लेक्ट होता, पर ज्यादातर बार वो डिफ्लेक्ट हुआ ही नहीं। तो इससे इन्फरेंस हमें क्या मिली? हमें इन्फरेंस ये मिली कि सो एटम इज द पॉजिटिव चार्ज इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर। तो ये बात तो समझ आई कि पॉजिटिव चार्ज हर जगह तो नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला? कि पॉजिटिव चार्ज हर जगह नहीं है। तो व्हाट इज द कंक्लूजन दैट वी हैव हियर? Conclusion is most of the space inside the atom is empty. Inside the atom is empty. ज्यादातर स्पेस एटम के अंदर खाली है। समझ में आई ये वाली बात? तभी वो स्ट्रेट जा सकता है। ठीक है। सेकेंडली, a few of the alpha rays deflected at small angles. A few of the alpha rays deflected at
स्मॉल एंगल्स। तो ऐसा क्यों हो रहा था, ये जो 2-3 स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो रही हैं? तो मोस्ट ऑफ द नहीं, सम ऑफ द अल्फा रेज passed, yeah, deflected with small angles। ठीक है, डिफ्लेक्टेड माने अपना रास्ता उन्होंने बदल लिया और एक छोटे से एंगल से बदल लिया। तो इससे हमें क्या इन्फेरेंस आती है? इन्फेरेंस हमारे को ये मिलती है दैट पॉजिटिव चार्ज is present in a smaller area। हर जगह तो नहीं है पर कहीं तो है। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आई। और इसका कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन ये हुआ कि एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द चार्ज एंड उसने ये भी देखा मास भी वहीं पे ये ज्यादा था, चार्ज एंड मास ऑफ the atom is most of the positive charge and mass of atom is concentrated in the center of the atom called nucleus, is concentrated in the center called the nucleus of the atom। तो इससे हमारे पास एक मॉडल की पिक्चर सामने आ रही है। मॉडल की पिक्चर क्या अभी देखते हैं। थर्ड पॉइंट, ठीक है, वन इन 20,000 और कई जगह पे 12,000 लिखा है। 1 in 12,000, 11th और 9th की बुक में थोड़ा सा ये डिस्क्रिपेंसी है, एक ने 12,000 लिखा है और एक ने 20,000। एनीवेज 1 in 12,000 अल्फा रेज passed, bounced back, ठीक है, एट 180 डिग्री वापस घूम गया। ठीक है, बाउंस बैक। तो इससे हमें इन्फरेंस क्या मिली कि मोस्ट, या फिर हम बोलें इट इज प्रेजेंट इन दी सेंटर। तो उससे भी वही वाला पॉइंट सामने आएगा कि पॉजिटिव चार्ज is in a very small region। very small region का कैसे अंदाजा मिलता है? तुम 12,000 बार उसको हिट नहीं कर पा रहे, सिर्फ 12,000 में से एक बार वो हिट होता है। जैसे तुम वो गेम खेलते हो डार्ट वाली, तो सेंटर तो बहुत कम पहुंच पाते हो तुम, डार्ट फेंकते हैं जब, है ना। तो उसी तरीके से हम जब 12,000 बार चांस लेते हैं तो एक बार हिट करता है। दैट मीन्स वो जो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा एरिया में है, बहुत ही छोटे एरिया में है, बहुत छोटे एरिया में। और ये कितना है? फॉर एग्जाम्पल थॉमसन ने एटम का रेडियस बताया था। थॉमसन ने एटम का रेडियस कितना बताया था? 10⁻⁻10 मीटर। तो दिस इज 0.00000, बहुत बड़ा, बहुत छोटा आ गया यहाँ पे, है ना। तो 10⁻⁻10 इसके क्या हो गया? साइज ऑफ एटम। ये सच बात थी, थॉमसन की ये वाली बात क्या है? सच है। ठीक है, और अगर हम बात करें रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का जो साइज बताया, तो न्यूक्लियस का साइज था 10⁻⁻15 मीटर। तो न्यूक्लियस का साइज और अगर तुम एटम का साइज को कंपेयर करो, ऐसा लग रहा है कि ज्यादा छोटा नहीं है, ऐसा लग रहा है इसका हाफ है, पर इसका हाफ नहीं है। क्यों? मतलब तुम ये समझो 10 ये है, ये रिलेशन होता है एक क्रिकेट स्टेडियम का क्रिकेट बॉल से। मतलब क्रिकेट स्टेडियम पूरा एटम है और जो एक क्रिकेट बॉल है उसके अंदर दैट इज द न्यूक्लियस। इतना डिफरेंस है ये। तो बहुत ही छोटा एटम से न्यूक्लियस। क्लियर है ये वाली बात? नेक्स्ट, तो इससे हमारे पास एक सामने एक मॉडल ऑफ एटम आता है कि सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में रदरफोर्ड क्या बोलता है? रदरफोर्ड ने थर्ड पॉइंट जो उसके मॉडल में इंक्लूड करेंगे हम, वो इलेक्ट्रॉन के बारे में।
दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। स्टेबल तभी रह सकता है, वो कह रहे हैं, जब न्यूक्लियस क्या होगा, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूमेगा, जस्ट लाइक अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड दी सन। उसने बोला इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हैं, बट वो न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। ये वाली बात समझ आए? थॉमसन और रदरफोर्ड दोनों के मॉडल समझ आए? आगे बढ़ सकते हैं। तो ये अगर थॉमसन रदरफोर्ड मॉडल आएगा तो हम ये 3 पॉइंट्स लिखेंगे, अगर वो सिर्फ 1 या 2 मार्क में पूछता है। अगर वो 3 मार्क में पूछता है तो यू विल एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फरेंस एंड देन मॉडल। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? तो अपने मार्क्स के हिसाब से उस पॉइंट को मेंशन करेंगे। नेक्स्ट इज आवर बोहर मॉडल, और बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल क्यों फेल हो गया। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ा रहा हूं, तुम स्पेस छोड़ो। ऑलराइट, नेक्स्ट इज आवर फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल क्यों फेल हुआ? या डिसएडवांटेज बोलेंगे, फेलियर बोलेंगे, ड्रॉबैक। रदरफोर्ड का मॉडल क्यों फेल हो रहा है और कैसे? तो एक थ्योरी थी, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थ्योरी। अकॉर्डिंग टू किसकी थ्योरी थी ये? मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave theory a charged particle when accelerated will emit out energy in the form of electromagnetic radiation। वो लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं है। It will emit out energy। हम क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करोगे, एक्सेलरेट का मतलब है उसकी वेलोसिटी बदलोगे। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो चलना नहीं है, उसे सेम स्पीड पे नहीं चलना, या तो उसकी स्पीड बढ़नी चाहिए या उसकी स्पीड कम होनी चाहिए। चेंज इन वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन होगा, तो ये पार्टिकल रेडिएशन एनर्जी को क्या करेगा? लूज। इफ यू एक्सेलरेट अ चार्ज पार्टिकल इट विल रेडिएट आउट एनर्जी। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा, नेक्स्ट इज हम इस पॉइंट को अप्लाई करते हैं। रदरफोर्ड ने जो मॉडल बताया था, रदरफोर्ड ने बोला था कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ में वो क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो हमने मोशन में पढ़ा है सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ये क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पे उसे अपनी डायरेक्शन बदलनी पड़ती है। हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन बदलती है जब वो सर्कुलर मोशन में होता है, और डायरेक्शन के साथ साथ वेलोसिटी बदलती है। क्वेश्चन ये आता था सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड, व्हाई? बिकॉज डायरेक्शन चेंजेस एट एवरी पॉइंट। तो सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन। राइट, ये वाली बात तो सबको क्लियर है। तो अगर हम बोलें कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, क्या है? चार्ज पार्टिकल, और वो एक्सेलरेट हो रहा है, तो इस पे क्या हमारी थ्योरी लगेगी मैक्सवेल की या नहीं लगेगी? मैक्सवेल की थ्योरी क्या कहती थी? चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट होगा तो वो एनर्जी एमिट करेगा कि नहीं? तो दैट मीन्स जैसे जैसे रिवॉल्व कर रहा है तो वो साथ साथ क्या लूज करेगा? एनर्जी। ठीक है, अब इट्स लाइक कि इलेक्ट्रॉन इज अ चॉकलेट लवर, और ये है चॉकलेट की फैक्ट्री जहां पे चॉकलेट फाउंटेन है, तो ये अपने आप को थोड़ी देर तक ही रोक सकता है। ठीक है,
जब तक इसके पास एनर्जी है तब तक ये उससे रुका रहेगा, पर जैसे इसके अंदर सहन शक्ति खत्म होगी ये जाके डूबेगा तो वही चॉकलेट की फैक्ट्री में। तो जैसे जैसे इसकी एनर्जी खत्म होती जाएगी तो ये न्यूक्लियस से दूर नहीं रह पाएगा और जाके कहां पे गिरेगा, न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर है ये बोल? ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइट से गेन नहीं करते नहीं नहीं, पर सर गिरते नहीं है, इतना पता है। हाँ गिरते नहीं है, पर रदरफोर्ड की मॉडल में तो गिर रहे हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड का मॉडल तो फेल है, बोहर के मॉडल में नहीं गिरेंगे। वो क्यों नहीं गिरेंगे वो आगे देखते हैं, ठीक है। सर इनके अंदर अगर ये मूव करे तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी बिकॉज़ इट इज एनर्जी ड्यू टू मोशन। सर ये एनर्जी बनती रहेगी। ऐसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर काइनेटिक एनर्जी किसी में आती है तो वो वर्क से आती है, ये हमने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से एनर्जी पैदा हो सकती है, एनर्जी कहीं से पैदा नहीं हो सकती। अगर वो एनर्जी लूज कर रहा है तो उसकी ही एनर्जी जा रही है ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्लियर ये वाली बात? नेक्स्ट, तो सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन, सो इलेक्ट्रॉन्स इन सर्कुलर मोशन will emit energy, will emit energy, और अगर वो एनर्जी emit करता है तो it will falls into the nucleus, और कैलकुलेशन शो कि ये सिर्फ 10⁻⁻⁶ सेकेंड्स में गिर जाएगा। 1 सेकेंड का भी बहुत कम फ्रैक्शन में ही जाके किस में गिरेगा, न्यूक्लियस में, ठीक है। इसके आगे की कहानी तो डज नॉट, सो रदरफोर्ड मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है। यहां तक तो 9th में लिखा है, 11th में थोड़ा सा एक पॉइंट एक्स्ट्रा है। 11th में इसमें इसी कहानी में कि न्यूक्लियस के अंदर जाके वो गिर जाएगा, यस और नो, तुम्हें यही लिखना है वैसे, पर ये कहानी को थोड़ा सा समझो। ये इलेक्ट्रॉन जाके कहां पे बैठ गया, न्यूक्लियस में, 10⁻⁻⁶ सेकेंड में, तो ये किसका मॉडल बन गया, थॉमसन का। तो रदरफोर्ड ने थॉमसन को गलत ठहराया और रदरफोर्ड का मॉडल खुद ही थॉमसन का मॉडल बन जाता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम लाई करती है कि हम किस बात को माने। थॉमसन का मॉडल गलत था क्योंकि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट सही था, वो तो एक्सपेरिमेंट तो प्रूफ होता है, तो एक्सपेरिमेंट तो सही है। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट सही था तो रदरफोर्ड का मॉडल सही लग रहा है, पर रदरफोर्ड का मॉडल तो थॉमसन का मॉडल बन जाता है। तो कहानी तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, हम उसी लूप में चलते जाएंगे। तो कोई भी मॉडल यानी कि सही नहीं है, हमारे पास इंफॉर्मेशन की कमी है। अभी साइंस ने कुछ चीज़ें सीखी नहीं थी जब तक यही हमारा दिमाग यहाँ पे लग रहा था। थोड़े टाइम बाद कुछ ऐसी एडवांसमेंट्स हुई, कुछ नई चीजें समझ आई जिससे हमारे को आगे के मॉडल को समझने में हेल्पफुल रहा, उसकी बात करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट बोहर मॉडल। तो थर्ड इज बोहर मॉडल। ये तो पता होना चाहिए कितने हैं। अच्छा नेक्स्ट, बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो बोहर मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है, बोहर ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। पोस्टुलेट्स का मतलब है कि उसने कुछ बातें कही जो हमें माननी है, और वो क्यों माननी है उसका रीजन हम देंगे, ठीक है। बोहर के पोस्टुलेट एनसीईआरटी की लैंग्वेज में ही लिखवा देता हूं, क्या गिवन है फर्स्ट पॉइंट। यस, सो बोहर के मॉडल में ही सेड फर्स्ट पॉइंट, ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स, ओनली सर्टेन special orbits known as, only certain special orbits known as discrete orbits of electrons are allowed
inside the atom. वो कह रहे कुछ ही ऑर्बिट्स, कुछ ही पाथ अलाउड है. इट्स लाइक एक पार्क है एटम, और उस पार्क की बाउंड्रीज पे ही चल सकता है इंसान. अंदर उन्होंने क्या लगा रखा है, फेंस लगा रखा है. तो तुम पार्क के अंदर नहीं जा सकते, वहीं पे ही जा सकते हो जहां पे उन्होंने रास्ता बनाया हुआ है. ठीक है, तो ये while revolving in discrete orbits, while revolving in discrete orbits, the electrons do not radiate energy. मैक्सवेल की बात को गलत बोलते हुए बोला उसने. मैक्सवेल की बात वैसे सच थी, पर कैसे उसने गलत बोला ये समझते हैं. इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी. बोहर कह रहा है कि जो एटम तो है, उसके अंदर ये एटम है, इस एटम के अंदर कुछ डिस्क्रीट पाथ्स हैं. डिस्क्रीट पाथ्स का मतलब है कुछ ऐसे रास्ते हैं जिनको हम समझ रहे हैं एज फिक्स्ड पाथ्स. ये कैसे पाथ्स हैं, फिक्स्ड पाथ. तो एक पाथ सेंटर से जाएगा कैसे, अच्छा तो 1 2 ठीक है. तो हम कह रहे हैं ये अगर एटम है तो इसके अंदर डिस्क्रीट पाथ्स हैं. सबसे पहले तो इसके सेंटर में हमारा है न्यूक्लियस. सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस. कौन सा चार्ज है, न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज. इसके आसपास हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं पाथ में रिवॉल्व करते हैं, वही पाथ अलाउड है जो कि मैं बता रहा हूं, जो बोहर बता रहा है. बोहर ने बोला वही पाथ्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे जो मैं बता रहा हूँ. उनका रेडियस भी मैं बता रहा हूँ, उनकी एनर्जी भी मैं बता रहा हूँ, सब कुछ मैं बता रहा हूँ. तो वहीं पे वो रिवॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि और कहीं करेंगे तो एनर्जी लूज करेंगे. जब वो इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे तो वो एनर्जी एमिट नहीं करेंगे. तो ये वाली बात जब बोहर ने बोली तो हाँ, उसने बोला कि जब वो इन ब्लू वाले पाथ में मूव करेंगे तभी वो एनर्जी लूज नहीं करेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा. ये इन ऑर्बिट्स को स्पेशल ऑर्बिट्स बोला गया, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स. क्या बोला गया, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स. तो मैं ये कह रहा हूँ, चलो पहले ये समझ आया ये बोहर का मॉडल. वो कहता है कि ये इन पाथ में चलेंगे तो एनर्जी लूज नहीं करेंगे. पर साइंस है ना, तो साइंस में हमें आंसर पूछने होते हैं कि क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है ना. तो हमने ये भी पूछने की अगर कोशिश करी कि ये क्यों नहीं गिरेंगे, क्यों एनर्जी लूज नहीं करेंगे. क्या ये सर्कुलर पाथ नहीं है, क्या ये ऑर्बिट सर्कुलर पाथ है, हाँ या ना, है सर्कुलर पाथ. सर्कुलर पाथ में क्या एक्सेलरेटेड मोशन होता है या नहीं होता, होता है, एक्सेलरेटेड मोशन है. और क्या इलेक्ट्रॉन अभी भी चार्ज है या नहीं है, चार्ज. हेलो, हाँ जी, कहाँ से, हाँ अभी रिक्वायरमेंट नहीं है. अच्छा देखिए, तो दैट मीन्स मैक्सवेल के अकॉर्डिंग दे विल स्टिल रेडिएट एनर्जी, हाँ या ना. अभी भी एनर्जी लूज करनी चाहिए, हाँ या ना करनी चाहिए, करनी चाहिए. तो दैट मीन्स अभी हमें समझ नहीं आ रहा कि ये बात कैसे बोल दी उसने कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी नहीं लूज करेंगे. अभी भी ये सर्कुलर मोशन है, अभी भी ये एक्सेलरेटेड मोशन है, अभी भी ये चार्ज पार्टिकल है. तो व्हाई इट इज नॉट लूजिंग एनर्जी, ये इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पता, टीचरों को भी नहीं पता. तुम अपने टीचर से पूछना, बोलेंगे जस्ट बस ऐसे ही होता है. ठीक है, हाँ नहीं. तो अभी सीधा जाना और बोलना है कि ये चीज तो अभी भी सेम है ना मैम, कि सर्कुलर मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, तो ये एनर्जी लूज क्यों नहीं करेंगे. इनफैक्ट 9th 11th 12th बहुत किसी टीचर को नहीं पता होता, क्योंकि ये एक ऐसा सीक्रेट है जो एनसीईआरटी ने कहीं लिखा ही नहीं. ठीक है, मतलब समझाया ही नहीं एक्सप्लिसिटली कि इस वजह से लूज नहीं करेंगे, ना 11th में ना 12th में ना कहीं. हाँ नहीं, मेरे को पता है. अच्छा देखो, सुनो मेरी बात. तो हम क्या बात कर रहे हैं कि
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो एनर्जी है, इसको हमने बोला है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और हमने साउंड में भी पढ़ा है लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो तुम ये समझ सकते हो, ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली बात हो रही थी, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ये लाइट जैसी वेव्स को लूज करेंगे। तो ये लाइट जैसी वेव्स को लूज करने की बात हो रही है। लाइट जैसे और भाई बहन है लाइट के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यूवी रेज, ये सारी वेव्स हैं। तो पॉइंट बीइंग दिस कि जब हमें पहले पता था, तुम्हें क्या लगता है ये लाइट क्या है? वेव है। दैट मीन्स वेव क्या है? जो चीज तुम जेब में रख सकते हो या नहीं रख सकते। वेव को जेब में नहीं रख सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला तुम शादी पे जाते हो और शादी पे गए और मैंने बोला कि मुझे भूख लगी है, तो और बोला कि इडली जो है जेब में डाल के ले आओ, तो तुम जेब में डाल के ला सकते हो। लाओगे नहीं लाओगे वो अलग बात है, पर ला तो सकते हो ना। पॉसिबल तो है कि इडली जेब में डाली जा रहे, ठीक है, तो इडली जेब में डाली जा सकती है। और अगर मैं बोलूँ कि अब मैं बोर हो रहा हूँ, जो गाना बज रहा है वो ले आओ जेब में डाल के, तो तुम उसको, हाँ ये हो सकता है। पर मैं बोलूँ वही गाना चाहिए जो वहाँ बज रहा है, उसी साउंड उसी फ्रीक्वेंसी का, वैसा ही बिल्कुल एग्जैक्ट, फोन की फ्रीक्वेंसी का नहीं, तो वो पॉसिबल नहीं है कि तुम साउंड को जेब में डाल लो। तो ये मेजर डिफरेंस बिटवीन वेव एंड अ पार्टिकल है। वेव कैन नॉट बी स्टोर्ड, वेव को हम एक जगह पे रख नहीं सकते, और पार्टिकल कैन बी स्टोर्ड। तो आज तक हमें क्या लगता था कि लाइट क्या है? वेव। लाइट क्या है? वेव। वेव होती है कॉन्टिन्यूसली एमिट। क्या होती है? मतलब आ रही है और जा रही है। तो अभी तक मैक्सवेल भी लाइट को क्या समझता था? वेव। पर बाद में पता चला कि लाइट को इडली की तरह जेब में भी डाला जा सकता है। तो लाइट इज अ पार्टिकल। क्या है? पार्टिकल नेचर। तो दैट मीन्स इट कैन बी, इट इज एमिटेड। एक्चुअली में इसको एमिट डिसकॉन्टिन्यूसली होता है। किस फॉर्म में होता है? डिसकॉन्टिन्यूअस। हमें लग रहा है कि वो कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, पर एक्चुअल में वो कॉन्टिन्यूअस होता ही नहीं। वेव तो होता है पर उसका एनर्जी जो लूज होती है वो डिसकॉन्टिन्यूअस होती है। ये एक साइंटिस्ट ने दिखाया था जिसका नाम था मैक्स प्लैंक। तो प्लैंक ने शो कर दिया कि एनर्जी पैकेट्स में निकलती है, इडली के पैकेट की तरह, कि ये ले 1 इडली, 2 इडली, 4 इडली। इनको प्लैंक्स कांस्टेंट से मेजर करते हैं। तो पॉइंट इज दिस, एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली एमिट होनी नहीं। तो बोहर ने बोला कि प्लैंक की बात मानते हुए पार्टिकल्स की एनर्जी जो है वो पैकेट्स में रिलीज हो सकती है, और पैकेट्स को हम स्टोर भी कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन इस शेल में रिवॉल्व कर रहा है, इट डज नॉट रिलीज एनर्जी, वो उसको अपनी जेब में रख लेता है, जस्ट लाइक इडली। क्लियर है ये वाली बात कि एनर्जी को जरूरी नहीं है कि उसे साउंड की तरह निकल जाना है, वो इडली की तरह जेब में भी रखी जा सकती है। इसकी वजह से ये बात हम साइंटिस्ट ने बोहर की मान ली कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए भी एमिट नहीं करेंगे एनर्जी। वाई? बिकॉज ये प्रूव हो चुका था कि एनर्जी का पार्टिकल नेचर भी होता है। कैसा नेचर होता है? पार्टिकल। ये सब कहानी 11th में आएंगी बाकी की, पर ये पॉइंट समझ आ गया सबको? यस और नो? तो अब एक और चीज जो बोहर ने बोली, कोई नहीं मैं तुम्हें वीडियो भेजूंगा, तुम नोट्स वहां पूरा करोगे, अभी समझते जाओ, ठीक है? तो अब बोहर ने एक और चीज बोली कि इन शेल्स का, इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स का, शेल्स का नाम है के शेल, एल शेल, एम शेल, ठीक है? और उसने बोला इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स जितने आ सकते हैं वो भी हम बता सकते हैं 2, 8, 18। पर एक्चुअली फिल कितने होते हैं? टिल 20। तो एक्चुअली फिल टिल 20 इज 20 एटॉमिक नंबर तक ये फिल होता है 288। मतलब हम कह रहे हैं, उसने बोला कि कैपेसिटी तो 2n² से निकलेगी। ये शेल नंबर क्या है? शेल नंबर इज 1, ये है शेल नंबर 2, शेल नंबर 3। उसने बोला जो ये पाथ्स हैं इनका नंबर 1, 2, 3 और इनके अल्फाबेट्स हैं KLM, ठीक है? इनके अंदर हमें टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने हो, कितने भरेंगे? तो उसके लिए तुम फॉर्मूला कर सकते हो 2n²। 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर इज 8, 2 इंटू 3 का स्क्वायर इज 18। ये वाली बात समझ में आई? पर एक्चुअल फिल कितने होते हैं ये हमें पता है कि 20 तक एटॉमिक नंबर तक 288 ही फिल होते हैं, ठीक है? तो इस केस में ये चीज क्या है और इसे समझे कैसे? तो हमने बोला था ये शेल्स जो हैं, ये हो गया K शेल, ये शेल हो गया L शेल, ऐसे एक और शेल आएगा M, फिर आएगा N, KLMN शेल्स है। तो
इनको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के आसपास शेल्स हैं और इस शेल का नंबर क्या है, शेल नंबर 1 2 3। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट। तो इसको तुम मूवी हॉल मानो और ये स्क्रीन है मूवी की, और इन तुमने देखा मूवी हॉल्स में रोज का नाम होता है के रो, ये एल रो, ये एम रो, ये के एल एम रोज है। ठीक है, अब इस मूवी हॉल में के रो में सिर्फ 2 ही सीटें हैं, यानी 2 ही इंसान इस रो में बैठ सकते हैं। एल रो में उसने बोला कितनी सीटें हैं, 8 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 8। 8 तो बुरे नहीं आएंगे। अच्छा, तो पॉइंट इज दिस कि सेकंड शेल में कितनी, एक तो बाहर हो गया, नीचे बैठा है। अच्छा देखें तो 8 सीटें किसमें है, एल शेल, एल रो में। ठीक है, और अगर हम बात करें एम रो में कितनी है, इनके साथ तो रह गए। ठीक है, एनीवेज एम रो में कितनी है, 18 सीटें। कितनी सीटें, 18। तो हाथ भी रह गए। अच्छा इधर देखें, 18 सीटें हैं, पर इसमें हमारे पास सीटें तो 18 हैं पर 10 सीटें खाली हैं। 10 एम्प्टी और 8 फिल होती हैं जब तक 20 लोग आते हैं। 10 खाली इसलिए रहती है क्योंकि उनका किराया बहुत महंगा है, वो है, दैट मीन्स उनको फिल करने के लिए एनर्जी चाहिए हाई। ये वीवीआईपी सीट्स हैं, बालकनी सीट्स हैं, तो इनके अंदर एनर्जी चाहिए बहुत ज्यादा, जिसका ज्यादा पैसा होगा वही से ले सकता है। पर इलेक्ट्रॉन कंजूस है, तो ये एक रूल है ऑफ बॉर रूल, इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी पे ही जाते हैं, जो सबसे कम किराए की सीट है वही लेंगे। तो इसीलिए 8 ही भरती हैं, वो 10 भरी जाएंगी पर तभी जब इतना पैसा आएगा तब। क्लियर है ये पॉइंट। तो हमें 2 8 8 फिल करनी है, पर सीटें कितनी है, 2 8 18। क्लियर है ये पॉइंट। अब कंफ्यूजन रहती है कि हम ये बोले 18 बोले या 8 बोले। तो एनसीईआरटी में तो 18 बोला हुआ है, और अपनी टीचर से कंफर्म करना क्योंकि पेपर तो उन्होंने चेक करना है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन थर्ड शेल, 18 इज ऑल्सो राइट क्योंकि 18 फिल हो सकते हैं। 8 इज ऑल्सो राइट क्योंकि 20 तक तो 8 ही आते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो अपनी टीचर से ये वाला पॉइंट क्लियर कर लो। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो कंफ्यूजन तो रहेगी ही रहेगी, जो टीचर बोलते हैं उसको टिक करना। क्लियर है, आगे बढ़े। एक्चुअली फिल की नीचे 20 लिखा है सर ऊपर, नहीं एक्चुअली फिल्ड टिल 20 एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 20 तक वो 8 ही भरती हैं, 18 नहीं भरती। ठीक है, ये सब हम नोट करेंगे, वीडियो दूंगा मैं, तुम इसे कंप्लीट करोगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी के हिसाब से हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि अगर हम एटॉमिक नंबर है 1, अच्छा इसको समझो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सुनो मेरी बात, ये सारे के सारे हमारे एटॉमिक नंबर्स हैं। मानो कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये पूरा का पूरा मूवी हॉल बुक कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वो पूरा मूवी हॉल हाइड्रोजन की फैमिली बुक करेगी या हीलियम की फैमिली या लिथियम की या नियॉन की, ये पूरी की पूरे एलिमेंट्स उस सिनेमा हॉल को फिल करने वाले हैं। तो इनके मेंबर्स कितने हैं वो पता चलेगा, इनके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इनके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने मेंबर्स हैं। तो अब अगर हम बोल रहे हैं कि हमें एक रूल याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स आर कंजूस। इलेक्ट्रॉन क्या है, और कंजूस है, तो दैट मीन्स वो सबसे पहले सस्ती वाली सीटें भरेंगे, चाहे उनकी गर्दन टूट जाए, पर वो मूवी वहीं देखेंगे, कहाँ पे, के में बैठ के। सर आगे भी दो, हाँ, आगे की 2 सबसे सस्ती हैं, फिर नीचे पीछे जाते जाएंगे तो वो क्या होती जाएंगी, महंगी होती जाएंगी। तो हाइड्रोजन, हाँ थोड़े रिच होते हैं। हाँ, लास्ट वाले रिच होते हैं जो पीछे की सीटें लेते हैं। अच्छा इधर देखो, तो इसके एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे बैठेगा, कंजूस है तो के में। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठेंगे, के में। अब लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन है, वो चाहे फिट होने की कोशिश करे, वो मूवी हॉल वाला उन्हें
दो ही बैठने देगा, 3 नहीं आएंगे, तो वो तीसरा कहाँ जाएगा, एल में। 4 हो गए तो 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, कहाँ पे जा रहे हैं हम, अच्छा 2,7, राइट, और 2,8, यहाँ पे हमारा एक रो क्या हो गई, पूरी। अब अगर सोडियम आएगा जो कि ये नेक्स्ट एलिमेंट जिसपे 11 है, तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा, 2, 8, 1, KLM में जाएगा आखिरी। तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद रखेंगे ये वाली बात, हाँ या ना। तो अगर मैं तुमसे किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लूं, मैं बोलूं सल्फर, इसके अंदर एटॉमिक नंबर कितना है, 16। तो अब मुझे बताओ इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो तुम बोलोगे के शेल में कितने जाएंगे, 2, एल शेल में कितने जाएंगे, 8, कितने हो गए 10, बचे कितने 6, तो वो किस में जाएंगे, एम। तो यू विल से KLM, 2 इलेक्ट्रॉन के में, 8 इसमें और 6 इसमें। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी समझ आई, हाँ या ना, नहीं आई। 16 एटॉमिक नंबर है, यानी 16 इलेक्ट्रॉन ने फिल होना है, तो पहले 2 के वाले में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 2 वहां चले गए, 8 चले गए एम में, 2 और 8 कितने हो गए 10, 16 में से कितने बच गए अब 6, तो एम में जाएंगे 6। ठीक है, समझ आया, ऐसे इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन करी जाएगी। क्लियर है ये पॉइंट सबको, यस और नो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स। वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, कि कोई एलिमेंट कितना कंबाइन कर सकता है। ठीक है, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज लाइक कि देखो, अगर हम किसी भी एलिमेंट की बात करें, उसके ऊपर एक रूल अप्लाई होता है, जिसे बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, ऑक्टेट रूल कहता है एलिमेंट्स complete their valence shell by transfer or sharing of electrons in order to, बातें नहीं समझो इसको, in order to attain stability। अगर किसी एटम को स्टेबल होना है, किसी एलिमेंट को स्टेबल होना है, तो वो अपनी वैलेंस शेल का मतलब है लास्ट शेल को कंप्लीट करेगा। क्या करेगा, कंप्लीट बाय आइदर इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करके, लॉस और गेन करके, या फिर शेयर करके। वो अपनी आखिरी शेल को पूरा करेंगे, और जब उनकी आखिरी शेल पूरी हो जाएगी तो वो स्टेबल हो जाएंगे। ये है कंसेप्ट ऑक्टेट रूल का। तो इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बोरॉन की, ठीक है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, तो कैन यू डू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। के में कितने बैठेंगे, एल में कितने बैठेंगे, 3, राइट। अच्छा, अब मुझे एक बात देखनी है कि इसकी वैलेंस शेल, आखिरी शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 पूरा करना है। ऑक्टेट का मतलब ही 8 है, पर पॉइंट इज दिस, यहाँ पे डबलेट भी होगा। के शेल के अंदर 2 हैं, तो वहां पे डबलेट रूल बोल सकते हो। ये क्या है, ऑक्टेट रूल, माने आखिरी शेल में 8 पूरे करने। अब 8 पूरा करने के लिए तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो अब तुम्हें अपनी, ये बोला जा रहा है कि भाई मूवी हॉल वाला दे रहा है, भाई तुम्हें पैसे वापस दे देंगे, कैशबैक, ठीक है, अगर तुम एल वाली रो को पूरा कर लो। अब तुम उस रो को पूरा करने के 2 तरीके हैं, या तो अपने 3 दोस्तों को धक्के मार के बाहर कर दो, या फिर मूवी हॉल से, या अपने 5 दोस्तों को कॉल करो। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें पैसा कमाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा, 5 दोस्तों को कॉल करोगे, 3 को धक्का नहीं मारोगे। आसान क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो रो से, या फिर 5 इलेक्ट्रॉन्स को और कहीं से बुला के लाओ। किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, 5 वाले में। 5 ज्यादा है ना, 5 को बुलाने में वो। तो आइदर वी कैन लूज 3
इलेक्ट्रॉन्स और वी कैन गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, सर ये सारे गेन 5। तो 5 गेन करें या 3 लूज करें, क्या इजी है? सर तीन को लूज कर दो। 3 को लूज करना इजी है। तो 3 को लूज करना, तो तुम क्या हो गए, अगर तुमने 3 नेगेटिव दोस्तों को अपनी जिंदगी से निकाल दिया तो तुम क्या हो गए, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो तुम बनाओगे V3 प्लस, योर 3 पॉजिटिव, क्योंकि तुमने 3 इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि नेगेटिव इंसान है, उसको बाहर निकाल दिया। कितने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया? 3। तो तुम क्या हो गए, पॉजिटिव। तो बोरॉन की वैलेंसी क्या हो गई, 3। वैलेंसी क्या हो गई? अब जरा इसको देखते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। तो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2,5। तो आखिरी शेल को पूरा करना है, 8 करना है। तो 8 पूरा करने के लिए गेन कितने कर सकते हैं? लूज करना हो तो 5 और गेन करना हो तो क्या आसान लग रहा है? गेन 3। और अगर तुमने 3 नेगेटिव दोस्त अपने और बुला लिए तो तुम क्या हो जाओगे, नेगेटिवली चार्ज, ये 3 इलेक्ट्रॉन तुमने गेन कर लिए। और इसमें भी तुम्हारी वैलेंसी क्या रहेगी, 3। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई कि आयंस कैसे बनते हैं। तो तुम किसी का भी बना सकते हो, 1-2 और करके दिखाओगे, जल्दी से मिटाएं इसे। तो लेट अस डू, तुम करके बताओ वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम और उसका आयन। तुम करके दिखाओ, फॉस्फोरस करें, सल्फर, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसकी आयन वैलेंसी। और एक करके दिखाओ आर्गन की एटॉमिक नंबर 20। बोलो क्या कह रहे हो? मैग्नीशियम 2+। करके दिखाओ, पूरा क्लिक के करो। तो मैग्नीशियम 282, राइट? लूज 2 या गेन 6? लूज 2। 2 लूज किया, पॉजिटिव हो जाओगे, वैलेंसी कितनी आएगी, 2। ठीक है, 286। गेन 2 या लूज 6? गेन 2। तो सल्फर क्या बनेगा, 2-, दैट विल बी वैलेंसी ऑफ 2। आर्गन की, अच्छा हाँ, 18। ठीक है, तो 288, इसका ऑक्टेट पूरा है। तो इसके अंदर आर्गन ही रहेगा और इसकी वैलेंसी 0। तो नोबल गैसेस आर इनर्ट, वाई? वो क्वेश्चन आ जाएगा। नोबल गैसेस क्या होती है? नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, यूयूओ, बहुत सारी होती है। तो एनीवेज, तो नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, यहाँ पे तुम्हारे पास 3 है, हीलियम, नियॉन और आर्गन। ठीक है, नोबल गैसेस आर इनर्ट माने अनरिएक्टिव और स्टेबल, रिएक्ट नहीं करते किसी से, बिकॉज दे हैव अ कंप्लीट ऑक्टेट। दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट। कंप्लीट ऑक्टेट का मतलब है कंप्लीट वैलेंट शेल। समझ आया सबको, यस और नो? ठीक है, क्लियर है यहां तक? बस मुझे 5-10 मिनट और लगेंगे। लेट्स टॉक अबाउट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Z से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z। और Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। वैसे सिर्फ प्रोटॉन के इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन आ जा सकते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन से काउंट नहीं करते। हम किससे काउंट करते हैं? प्रोटॉन से, क्योंकि एटम के से इलेक्ट्रॉन हमने देखा गेन और लूज हो सकते हैं, पर न्यूक्लियस में हमारे प्रेजेंट है प्रोटॉन। प्रोटॉन नहीं निकलते, इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो हम किससे नापें अगर हम एटॉमिक नंबर नापना चाहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली इन न्यूट्रल एटम्स, यानी एटम्स में इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, बट इट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आयंस। जो आयंस हमने बनाए थे
उनमें इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल नहीं होता एटॉमिक नंबर। याद रखेंगे ये वाली बात, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से Mg2+ में हमें बताना है कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन है। तो Mg2+ के अंदर एटॉमिक नंबर इसका है, यहाँ पे लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 12। एटॉमिक नंबर क्या है? 12। तो आई विल से इसके प्रोटॉन कितने हैं? 12। इलेक्ट्रॉन, क्या ये आयन है या एटम है? आयन है। तो क्या इसके इलेक्ट्रॉन 12 होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए व्हाट यू डू इज, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज। एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज मतलब इसका चार्ज कितना आ रहा है? +2। तो 12 माइनस 2 व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 10। समझ आई ये वाली बात? अच्छा एक और देखते हैं, लेट अस टेक फॉस्फोरस 3-। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर इज 15 एटॉमिक नंबर। तो व्हाट इज द प्रोटॉन? 15। प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल है, 15 इसका एटॉमिक नंबर। 15 माइनस -3, ठीक है। 3 माइनस को तुम क्या लोगे? तो दिस विल बी 15 माइनस -3, तो दिस विल बी 18। समझ आया ये वाला कंसेप्ट? ठीक है, एक और करना है। यस। अच्छा तो अब आते हैं मास नंबर पे। किस पे आते हैं? मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ये बताता है कितना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी एटम में। तो फॉर एग्जाम्पल किसी भी एटम के अंदर याद रखना ऊपर उसका एटॉमिक नंबर रहेगा, चाहे वो लेफ्ट साइड पे हो या राइट साइड पे, दोनों बात सेम है। और उसका नीचे क्या रहेगा? मास नंबर। यूजुअली वो लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है, पर जब चार्ज होता है तो वो इस साइड कर दिया जाता है। तो Z इसका एटॉमिक नंबर और A उसका मास नंबर। ये उसका सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं क्लोरीन 1735, ठीक है। तो इस केस में 17 इज दी, मास नंबर ऊपर नहीं होता तो एटॉमिक नंबर। अच्छा हाँ एक मिनट, क्या हो गया? उल्टा हो गया, उल्टा ही कर दिया हमने, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर नीचे रहेगा और वो मास नंबर ऊपर। Z और A उल्टा हो, तो 1735, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास न्यूट्रॉन निकालने का पूछा जाए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू, याद रखना न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, न्यूट्रॉन निकालना तो मास नंबर में से माइनस कर दूं, A माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा किसके इक्वल होते हैं? एटॉमिक नंबर के। तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या है? A माइनस Z। अब मैं बोलूं क्लोरीन में बताओ कितने न्यूट्रॉन्स हैं? तो 35 माइनस 17 गिविंग अस 18 न्यूट्रॉन्स। ये वाली बात क्लियर है सबको? ठीक है। तो अगर मैं एक सिंबल देता हूं तुम्हें, लेट अस टेक कार्बन, नहीं लेट अस टेक ऑक्सीजन, ठीक है, 8 ऑक्सीजन की 2 आइसोटोप्स हैं। हाँ, लेट अस टेक हाइड्रोजन 1 एंड 2 और प्लस, ठीक है। अब इसमें बताना है मुझे कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। तो तुम्हें याद होगा प्रोटॉन के लिए क्या करना है? Cl माइनस 1737, ठीक है, ये भी करना है। अच्छा देखो, प्रोटॉन तो सिंपल एटॉमिक नंबर की इक्वल है, एटॉमिक नंबर नीचे वाला, इसके प्रोटॉन कितने हुए? 1। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैंने बोला एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज, 1 प्लस का मतलब होता है +1, तो 1 माइनस 1, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके? 0। और न्यूट्रॉन कितने हुए? न्यूट्रॉन का फॉर्मूला था मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, इसके न्यूट्रॉन कितने हुए? 1। इस पे अप्लाई करते हैं। एटॉमिक नंबर
17, तो प्रोटॉन कितने? ओ 17, कितने हुए? 17 एटॉमिक नंबर के इक्वल प्रोटॉन्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 17 माइनस माइनस 1 18, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए 37 माइनस 17 20। समझ आया? ठीक है, लास्ट पार्ट बस। किसका? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इसका प्रोटॉन 1 माइनस 1 चार्ज तो 0, और 2 माइनस 1 तो 1 न्यूट्रॉन। ठीक है, अच्छा लास्ट पार्ट, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और दिस इज अबाउट आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। हम बैग एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पलर भी करेंगे आगे। अभी तो ये बस हमने वन शॉट में क्लास करी है ना, थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, पर फिर मैं दोबारा एक बार कभी से उठा के क्वेश्चंस कराऊंगा। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। हाँ बस 5 मिनट में। अच्छा भेज दो। सेम एटॉमिक नंबर, जाने जाओ अगर काशी जल्दी है, बस 5 मिनट में छोड़ो। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो पर मास नंबर डिफरेंट हो। ये आइसोटोप के सारे एग्जांपल याद करने तुम्हें। हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3। तो दिस इज कॉल्ड ड्यूटीरियम, डी भी बोलते हैं इसे, और इसको टी बोलते हैं प्रोटी। तो इसका नाम है ड्यूटीरियम। इन सबका एटॉमिक नंबर सेम है पर इनका मास नंबर डिफरेंट। तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम, ये 3 आइसोटोप्स है क्योंकि ये तीनों सेम एलिमेंट्स के होते हैं, इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, याद रखेंगे, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। और क्वेश्चन आता है क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। क्या सेम है? इलेक्ट्रॉन। सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। मास वगैरह डिफर करता है क्योंकि इनके न्यूट्रॉन डिफरेंट है। ठीक है, तो दिस इज आवर आइसोटोप्स। एक और आइसोटोप का एग्जांपल याद करना है बस, दैट इज कार्बन। कार्बन 12, कार्बन 14, और एक और होता है दैट इज क्लोरीन। क्लोरीन इज क्लोरीन 35 17 और क्लोरीन 37 17। ठीक है, ये वाली बात याद रहेगी आइसोटोप्स में। नेक्स्ट आइसोबार्स। आइसोबार्स थोड़ा उल्टा है। आइसोबार्स आर दी atoms of different elements having same mass number but different atomic number। जिनका मास नंबर सेम हो बट तो इसका एग्जांपल है हमारा आर्गन 18 और 40 मास नंबर वाला, और कैल्शियम 20 और 40। एक और है इसका आइसोबार का कोई एग्जांपल और गिवन है, कार्बन 6 14 और नाइट्रोजन 7 14। इनका मास नंबर सेम है पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, ये बात याद रखना। डू नॉट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। क्यों? कोई पूछे क्यों? क्योंकि इनके अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन से पता चलती है प्रॉपर्टीज, और इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या है? डिफरेंट। क्लियर है यहां तक? ठीक है, जाओ। लास्ट थिंग जो हमारी रह गई दैट इज द नंबर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, यानी एटम से छोटे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना है? चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। प्रोटॉन का चार्ज कितना है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। माने जितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है उतना ही प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव, सेम। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, सो दे हैव अ चार्ज ऑफ 0। उनके नाम में ही न्यूट्रल है न्यूट्रॉन्स। ठीक है, मास की अगर हम बात करें तो मास हमारा, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का पार्टिकल है इन सब में से, इन तीनों में से।
इसीलिए हम बोलते हैं न्यूक्लियस के अंदर सारा मास और चार्ज डिपॉजिटेड है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास ऑलमोस्ट इक्वल है, इसीलिए मास नंबर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन नहीं लिया जाता। तो 10⁻27 kg। हेलो हाँ शीश। न्यूट्रॉन्स का मास इज अगेन 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ऑलमोस्ट सिमिलर, थोड़ा सा डिफरेंस होता है बट नॉट सिग्निफिकेंट। अच्छा, किसने डिस्कवर किया था और कब डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड बाय discovery of electron was done by Thomson, but he used an apparatus called cathode ray tube जो फैराडे ने बनाई थी। तो जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसने मॉडल ऑफ एटम भी दिया था, फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। और प्रोटॉन्स जिनको हम पहले बोलते थे नहीं, नेक्स्ट इसके अंदर अगर हम आए, चैडविक discovered neutrons, Goldstein discovered the protons, Chadwick discovered the न्यूट्रॉन्स। तो ये डिस्कवरी बाय विच साइंटिस्ट, ये भी पूछा जाता है। तो ये तीन चीज़ें फाइनली हमारे चैप्टर को एंड करती हैं। कुछ दो चार क्वेश्चंस कंसेप्चुअल जो बनते हैं वो हमने डिस्कस किए कि वाई आइसोटोप्स आर हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, आइसोबार्स हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन सेम है। अच्छा, वैलेंसी वाले पॉइंट्स, नोबल गैसेस क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक टॉपिक जो हमें और समझना है, दैट इज द एवरेज एटॉमिक मास। तो जो आइसोटोप्स हैं उनका मास डिफर करता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने आइसोटोप उठाया है उसका मास क्या है? फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक क्लोरीन। क्लोरीन के दो आइसोटोप थे, एक 35 मास वाला नंबर वाला और एक 17 मास नंबर। अब सपोज दिस इज अ बैग ऑफ फिल्ड विथ क्लोरीन, ये क्लोरीन का बैग है। अब ये दोनों नेचर में मिलते हैं, तो हमें अगर मैंने एक स्पून से, एक स्पैचुला से क्लोरीन उठाया, तो वो कौन सा क्लोरीन है? इज इट क्लोरीन 17 और इज इट क्लोरीन 37? ये तो मुझे पता नहीं चलेगा, और इनफैक्ट वो दोनों होंगे। तो अब मुझे इसका जो मास लेना है, जो मैंने क्लोरीन लिया, इस क्लोरीन का जो मास होगा, विल इट बी टेकन 35 और 37? द आंसर इज नाइदर हम उसको 35 ले सकते हैं, ना उसको 37। तो हमें इस केस में जिनके आइसोटोप्स होते हैं उनका मास निकालने के लिए हम टॉपिक यूज करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। अब ये कितना नेचर में मिलता है, इसकी परसेंटेज अबंडेंस हमें गिवन होती है, या कहीं भी क्वेश्चन में गिवन होगी कि ये कितना नेचर में मिलता है, ये कितना मिलता है नेचर में। तो उसके बेसिस पे हम उसका एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास, जैसे फॉर एग्जांपल 35 वाला हमें 75% मिलता है नेचर में, मतलब 100 में से 75 टाइम्स हमारे पास जब भी मैं स्पून डालता हूँ तो मेरा क्लोरीन 35 आता है, पर 25% ऑफ द टाइम क्लोरीन 37 मास वाला आता है। तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला तुम याद रखो, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ 1 into mass of 1 upon 100 plus percentage abundance of 2 into mass of 2 upon 100. This will be the average atomic mass. In this case, percentage abundance 75 and the mass is 35 upon 100 plus
25% abundance and mass is 37. Hello. अच्छा जाओ मैं आ रहा हूँ. This together will give us the average atomic mass, that is 35.5 U. एक चीज याद रखना, ये मास नंबर और एटॉमिक मास में डिफरेंस होता है, पर ये अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होते हैं, तो यू कैन टेक द मास नंबर एज मास. ठीक है.